हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राघवेंद्र शर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस अपग्रेड एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में डिस्कस किया था, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है वह है हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो दोस्तों, अब हम पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, जब हम पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में देखते हैं तो हम देख लेते हैं कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में कौन कौन सी चीजें आती हैं जिनका अध्ययन हमें हमारे एंशियंट हिस्ट्री को समझने में बहुत ही हद तक क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो हम देख लेते हैं कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में हमें किन किन चीजों का अध्ययन करना है। तो हम देख लेते हैं, अभिलेखों का हमें अध्ययन करना है। यहाँ हमें अभिलेखों का अध्ययन करना है। यहाँ हमें स्तंभ लेखों का अध्ययन करना है। स्तंभ लेखों का अध्ययन करना है। यहाँ हम देखेंगे हमें मूर्ति, यहाँ हमें मूर्ति कला से संबंधित अध्ययन करना है। यहाँ हमें मृद भांड के बारे में अध्ययन करना है। यहाँ हमें मुद्राओं के बारे में अध्ययन करना है, यानी जो मुद्राएं उत्खनन से प्राप्त होंगी उनके बारे में हमें यहाँ पर देखना है। फिर हमें यहाँ पर देखना है स्मारक, यानी जो हमें भवन मिल रहे हैं, जो राजप्रसाद या महल मिल रहे हैं, इसको महल भी बोलते हैं, किला या महल। तो इन सब से हमें क्या है, प्राचीन भारत को समझने में मदद मिल रही है। क्या मिल रही है? प्राचीन भारत को समझने में क्या मिल रही है, बहुत हद तक हमें मदद मिल रही है। तो इन सब से अभिलेखों का हमें अध्ययन करना है, स्तंभ लेखों का अध्ययन करना है, मूर्ति कला का अध्ययन या मूर्ति लेख का भी अध्ययन करना है। हमें मिट्टी के बर्तन यानी मृद भांडों के बारे में अध्ययन करना है। हमें मुद्राओं के बारे में अध्ययन करना है। हमें स्मारक और जो महल मिले हैं खुदाइयों के द्वारा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का बना राजप्रसाद हमें मिला, तो इन सब के बारे में हमें क्या है, अध्ययन करना है। और इन सब के अध्ययन से जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें प्राचीन भारत को समझने में बहुत हद तक क्या है, मददगार साबित हो रही है। तो इन चीजों का हमें क्या है, अध्ययन करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वह है हम अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। यहाँ किसका अध्ययन करेंगे? अभिलेखों का अध्ययन यहाँ पर हम करने वाले हैं। दोस्तों, जब हम अभिलेखों की बात करते हैं कि अभिलेख कहते किसे हैं, अभिलेख कहते किसे हैं, मान लो दोस्तों कोई एक पत्थर है, कोई एक राजा है, उसने क्या है, अपनी की एक उपलब्धि हासिल की और वह उस उपलब्धि को क्या है, दीर्घ काल तक क्या है, करवाना चाहता है अपनी उपलब्धि। तो वो क्या करेगा, एक पत्थर के टुकड़े पर अपनी उपलब्धियों को क्या है, ऐसे लिखवा देगा। और ऐसे ही जैसे ही ये लिखवाएगा और इस पत्थर को क्या है, एक जगह किसी स्थान पर या मंदिर बनवाकर या किला बनवाकर क्या उस जगह गाड़ देगा। तो यह क्या है, एक तरीके का अभिलेख है। क्या है? यह अभिलेख है। दोस्तों, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। यानी जो अभिलेखों का जो अध्ययन है वह एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। तो हमें अब क्या देखना है, अभिलेखों के बारे में यहां पर डिस्कस करनी है। तो अब देख लेते हैं कि अभिलेखों के बारे में हम देखते हैं कि दोस्तों हम यहां देख लेते हैं कि जो अभिलेख हैं हम देख लेते हैं कि प्राचीनतम अभिलेख कौन से हैं। यानी हमें प्राचीनतम अभिलेख के बारे में बात करें कि हमें सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन से हैं, तो आप देखेंगे कि अब तक जो खोजा गया है वो सबसे प्राचीनतम अभिलेख क्या है, बोगाजकोई है। क्या है? बोगाजकोई देख लेते हैं। तो प्राचीनतम जो अभिलेख है वो क्या है, बोगाजकोई अभिलेख है। बोगाजकोई अभिलेख है। दोस्तों, यह जो बोगाजकोई अभिलेख है यह पश्चिम एशिया से
एशिया से मिला है, यानी यह तुर्की के आसपास मिला है, तुर्की में मिला है। फिर हम देख लेते हैं कि यह जो अभिलेख है यह लगभग 1400 ईसा पूर्व पुराना है, 1400 ईसा पूर्व पुराना है। यानी जो अभिलेख है यह दोस्तों 1400 ईसा पूर्व पुराना है, यानी आज से लगभग 4000 के आसपास क्या है, यह पुराना है। फिर हम देख लेते हैं कि यह जो अभिलेख है यह किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा तो खोजा गया होगा, इसकी डिस्कवरी की गई हुई। तो हम देख लेते हैं कि जो बोगाजकोई का जो डिस्कवरी की गई है वह किस व्यक्ति के द्वारा, किस पर्सन के द्वारा की गई है। तो हम देख लेते हैं कि वह बीकलर के द्वारा क्या की गई है, इसकी खोज की गई है। इस अभिलेख की, बोगाजकोई अभिलेख की क्या की गई है, खोज की गई है। दोस्तों हम देख लेते हैं कि यह जो बोगाजकोई अभिलेख है इसकी भाषा देख लेते हैं, यानी इसकी भाषा क्या है। तो हम देख लेते हैं दोस्तों कि इसकी जो बोगाजकोई जो अभिलेख की जो भाषा है, जो भाषा है वह क्या है, भारोपीय भाषा है। क्या है, भारोपीय भाषा है। यानी इसकी जो भाषा है वह भारोपीय भाषा है, यानी इंडो यूरोपियन भाषा है। फिर हम देख लेते हैं कि बोगाजकोई अभिलेख पश्चिम एशिया से मिला है, इसकी जो तिथि है वो 1400 ईसा पूर्व है। इसकी जो डिस्कवरी की गई है बीगलर के द्वारा की गई है। इसकी जो भाषा है, यानी बोगाजकोई जो अभिलेख मिल रहा है इसकी जो भाषा है वो क्या है, भाषा इसकी भारोपीय है, यानी इंडो यूरोपियन है। फिर हम देख लेते हैं कि बोगाजकोई का महत्व क्या है, यानी बोगाजकोई मिल तो गया है लेकिन इसका महत्व क्यों है, इतिहास में क्या इसका महत्व है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि इससे हमें आर्यों के विषय में जानकारी मिल रही है। क्या मिल रही है, आर्यों की जानकारी मिल रही है। यह क्या दे रहा है, यह आर्यों की जानकारी दे रहा है कि आर्य भारत में आने से पहले कहां के निवासी थे। जो आर्य आ रहे हैं कहां के निवासी थे, तो कहीं ना कहीं ये सब आर्यों के विषय में क्या है, जानकारी दे रहा है। यानी जो वैदिक सभ्यता थी उसके बारे में क्या है, जानकारी दे रहा है। यानी वैदिक सभ्यता के जो जन्मदाता है भारत, वो उनके बारे में या विषय में क्या है, जानकारी दे रहा है। तो बोगाजकोई अभिलेख का एंशियन हिस्ट्री में समझने में अपना क्या है, एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम और दोस्तों देख लेते हैं कि बोगाजकोई के बारे में और देख लेते हैं कि और इससे क्या क्या जानकारी मिल रही है। दोस्तों हम यहां पर देख लेते हैं कि जो बोगाजकोई अभिलेख है यह यहां दो कबीले हुआ करते थे, दो कबीले हुआ करते थे। और वह कबीले क्या थे, एक था हित्ती और दूसरा कबीला क्या था, मित्तानी। दूसरा कबीला क्या था, मित्तानी। जो हित्ती कबीला था इसकी राजधानी थी बोगाजकोई, यानी इसकी जो राजधानी थी बोगाजकोई थी। यानी जो हित्ती कबीला था, जो हित्ती कबीला था इसकी राजधानी थी बोगाजकोई। अब जो दो कबीले थे इनमें क्या होता था दोस्तों, इनमें क्या है, आपस में वर्षों से संघर्ष चला आ रहा था। इसमें क्या है, आपस में संघर्ष चला आ रहा था। तो कहीं ना कहीं इन दो कबीलों का क्या है, नुकसान हो रहा था, जन और आर्थिक हानि बहुत ज्यादा हो रही थी। तो ऐसे ही जब आर्थिक और जन हानि बहुत ज्यादा हो रही थी तो इन दो कबीलों में क्या हुआ, इन्होंने कहा कि हम लोगों को मानव सभ्यता के बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, समझौता करना चाहिए, संधि करना चाहिए। तो इन्होंने क्या है, संधि स्टार्ट की। तो इन्होंने संधि की, तो संधि में इन्होंने क्या किया, कुछ वैदिक देवताओं के बारे में क्या है, शपथ के बारे में ये कह रहे हैं। यानी यहां चर्चा हो रही है कि हम संधि तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम वैदिक देवताओं की कसम को उनकी क्या है, कसम खा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे दोस्तों, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी किसी भी एग्जाम में तो आपको शपथ दिलाई जाती है कि आप कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, आप करप्शन नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, आप जनता की क्या करेंगे, सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे। तो यह क्या है, शपथ दिलाई जाती है। ऐसे ही यहाँ पर शपथ दिलाई जा रही है। और जो शपथ है यहाँ पर आप देख लेंगे कि यहाँ पर कुछ वैदिक देवताओं के बारे में क्या मिल रही है, यहाँ जानकारी मिल रही है। यानी वैदिक देवताओं की जानकारी मिल रही है। और उन वैदिक देवताओं की जानकारी में आप देखेंगे दोस्तों, मैं इसको साफ कर दे रहा हूं फिर यहां बनाता हूं। इन वैदिक देवताओं की जो जानकारी मिल रही है, और वैदिक देवताओं में 4 देवताओं का हमें क्या मिल रहा है, यहां पर वर्णन मिल रहा है। और वह जो 4 देवता हैं वह हैं
इंद्र, मित्र, वरुण व नासत्य। मित्र दोस्तों यहां क्या है, यहां सूर्य को कहा गया है, यहां सूर्य को कहा गया है। और जो नासत्य हैं वो क्या है, देवताओं के डॉक्टर हैं, देवताओं के क्या हैं, डॉक्टर हैं। यह देवताओं के क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो कहीं ना कहीं बोगाज कोई अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं का क्या है, उल्लेख मिलता है। यानी जो हित्ती और मित्ती जो कबीला है उनमें संघर्ष हुआ, जब आपस में संधि होती है तो इन वैदिक देवताओं की क्या है, कसम खिलाई जाती है कि हम अब अपनी जो संधि है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे और हम जो संघर्ष है वो क्या कर रहे हैं, हम समाप्त कर रहे हैं। तो इन 4 वैदिक देवताओं की जानकारी हमें बोगाज कोई अभिलेख से मिलती है, जो 1400 ईसा पूर्व पुराना है, जो बीकलर के द्वारा क्या है, खोजा गया है और जिसकी भाषा क्या है, इंडो यूरोपियन या भारोपीय भाषा है। दोस्तों यहां तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, एक अभिलेख हमें और मिलता है, एक अभिलेख हमें और मिलता है और वह अभिलेख है ईरान से। एक अभिलेख हमें और मिलता है, ईरान से मिलता है, और वह अभिलेख है कस्सी अभिलेख, कस्सी अभिलेख। और वह अभिलेख क्या है, कस्सी अभिलेख है। दोस्तों अगर हम देखें तो जो कस्सी अभिलेख है वो है 1600 ईसा पूर्व पुराना है। इससे हमें जानकारी क्या मिल रही है, यह भी जानकारी हमें दे रहा है कि आर्यों का विस्तार, आर्यों का विस्तार पूर्व की ओर हो रहा है, पूर्व की ओर हो रहा है। और यानी यह जानकारी दे रहा है 1600 ईसा पूर्व का यह अभिलेख है और कस्सी अभिलेख है। कहां से पाया गया, ईरान से पाया गया। आप देख रहे हैं कि जो यह जानकारी दे रहा है कि आर्यों का कहीं ना कहीं विस्तार अब कहां की ओर हो गया, यानी पूर्व की ओर आर्यों का विस्तार हो गया है। तो कस्सी अभिलेख से भी हमें क्या है, आर्यों के विषय में जानकारी मिल रही है। फिर दोस्तों अब हम देख लेते हैं भारत के अभिलेख, यानी भारत में जो अभिलेख मिल रहे हैं उनसे भी हमें क्या जानकारी मिल रही है। दोस्तों आप देखेंगे यथार्थ रूप में तो हमें अभिलेख अशोक के शासनकाल में देखने को मिलेंगे, लेकिन अशोक से पहले भी क्या है, अभिलेख जारी हो चुके हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि प्राचीनतम जो अभिलेख हैं वो अशोक के। वैसे देखा जाए दोस्तों तो सिंधु सभ्यता में भी अभिलेखों का वहां देखने को हमें मिल जाएंगे, लेकिन क्या है, वहां जो भाषा है वो है क्या है, भाव चित्रात्मक है, वो पढ़ी नहीं जा सकी है। तो वो क्या है, उन अभिलेखों का क्या है, महत्व नहीं है, है ना। महत्व तो है लेकिन आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, तो जब तक हम कोई चीज पढ़ नहीं लेते हैं, डिफाइन नहीं कर देते, तब तक हम उसके बारे में कुछ भी क्या है बता नहीं सकते, कोई प्रमाणिक नहीं कर सकते, है ना। तो अब देख लेते हैं भारतीय अभिलेख, भारतीय अभिलेख। दोस्तों जब हम भारतीय अभिलेखों के बारे में बात करते हैं तो हम यहां पर अभिलेखों के प्रकार देख लेते हैं कि अभिलेखों के जो प्रकार हैं वो किस किस टाइप के हैं। तो हम देख लेते हैं कि यहां पर एक तो क्या है, राजाज्ञा, राजाज्ञा प्रकार के अभिलेख हैं, राजाज्ञा प्रकार के अभिलेख हैं। दूसरा हम देख लेते हैं जो अभिलेख हैं, जो अभिलेख हैं वो प्रशस्ति अभिलेख हैं। वो क्या है, प्रशस्ति अभिलेख हैं, यानी प्रशंसा के द्वारा लिखे गए अभिलेख हैं। तीसरा हम देख लेते हैं दानपत्र वाले अभिलेख हैं, दानपत्र अभिलेख हैं। क्या है, दानपत्र अभिलेख हैं। तो क्या है, अभिलेखों के यहां हमें प्रकार देखने को मिल रहा है। अब हम यहां पर दोस्तों समझ लेते हैं कि राजाज्ञा प्रकार के अभिलेख किस प्रकार के। जैसे आपने देखा होगा कि सम्राट अशोक के अभिलेख, सम्राट अशोक के अभिलेख, सम्राट अशोक के अभिलेख कैसे हैं, राजाज्ञा टाइप के अभिलेख हैं। यानी यह प्रजा की सुख संपत्ति और कहीं ना कहीं उनके उत्थान के लिए, उनके उत्थान के लिए, उन्हें मोक्ष के लिए क्या कर रहा है, यह अपने धर्म के प्रचार के लिए, धर्म की विशेषताओं के लिए, है ना। तो यह जो अपनी राजाज्ञा प्रकार की जो अभिलेख है वो क्या है, जारी कर रहा है, यानी प्रजा को क्या है, संदेश दे रहा है डायरेक्ट, है ना। चाहे भले हमारा पहला शिलालेख हो, दूसरा शिलालेख हो, पहला शिलालेख में क्या है, निंदा करता है ना। तो इन सब के बारे में क्या है, यह राजाज्ञा प्रकार के अभिलेख हैं। दूसरा हम देखेंगे कि जो प्रशस्ति अभिलेख है यह समुद्रगुप्त,
जैसे समुद्रगुप्त का आप देख लेंगे, समुद्रगुप्त का कौन सा, प्रयाग प्रशस्ति देख लो आप, प्रयाग प्रशस्ति। अब प्रयाग प्रशस्ति में हमें क्या जानकारी मिल रही, तो आप देखेंगे जो प्रयाग प्रशस्ति है वो कहीं ना कहीं क्या है, समुद्रगुप्त की प्रशंसा के बारे में, उपलब्धियों के बारे में बता रहा है कि समुद्रगुप्त ये क्या है, विजयों के बारे में यह बता रहा है, यह समुद्रगुप्त की उपलब्धियों या विजयों के बारे में बता रहा है, तो यह प्रशस्ति अभिलेख है। फिर हम देख लेते हैं कि जो दानपत्र अभिलेख है, इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या जानकारी मिलेगी, तो आप देख लेंगे कि जो सातवाहन वंश की जो सातकर्णी प्रथम है, सातकर्णी प्रथम की जो पत्नी है नागानिका, इनका एक अभिलेख है नानाघाट अभिलेख, नानाघाट अभिलेख। और इस अभिलेख से हमें दान देने की जानकारी मिल रही है, यानी यहां ब्राह्मणों को पहली बार भूमि देने का साक्ष्य हमें नानाघाट अभिलेख से मिल रहा है, जो सातकर्णी प्रथम की जो पत्नी है नागानिका, उनके द्वारा क्या है यह जारी किया हुआ अभिलेख है, जिसमें बता रहे हैं कि ब्राह्मणों को पहली बार भूमि क्या है, दान दी गई है। तो नानाघाट अभिलेख से हमें जानकारी मिल रही है, तो यह जो अभिलेख है वो क्या है, दानपत्र प्रकार का अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्ति प्रशंसा टाइप में जो अभिलेख है, जो सम्राट अशोक जारी कर रहा है वो क्या है, राजज्ञ प्रकार के अभिलेख हैं। तो अभिलेखों के ये तो क्या होगा, प्रकार होगा। अब हमें कुछ क्या है इंपॉर्टेंट अभिलेख के बारे में हम क्या है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जो हमें एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर हम भारत में देखें कि भारत के प्राचीनतम अभिलेखों के बारे में अगर हम बात करें, तो भारत में आप देखेंगे कि जो प्राचीनतम अभिलेख है वह है पिपरहवा अभिलेख। वह कौन सा अभिलेख है दोस्तों, वह अभिलेख है पिपरहवा अभिलेख। यानी जो अगर हम प्राचीनतम अभिलेख के बारे में बात करें, प्राचीनतम अभिलेख, तो जो प्राचीनतम जो अभिलेख है वह है पिपरहवा अभिलेख। पिपरहवा अभिलेख। अब इस पिपरहवा अभिलेख से हमें जानकारी क्या मिलती है, तो आप देखेंगे कि यह जो अभिलेख है वो लगभग 500 ईसा पूर्व, लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास का अभिलेख है। और इस अभिलेख से हमें कलश अभिलेख के बारे में जानकारी देती है, यानी यह एक प्रकार का क्या है, कलश अभिलेख है। यानी जो पिपरहवा जो अभिलेख है यह कलश अभिलेख है, और इस कलश अभिलेख में ही महात्मा बुद्ध की क्या है, अस्थियां रखी गई हैं। इस कलश अभिलेख में क्या है, महात्मा बुद्ध की अस्थियां रखी गई। तो यह जो पिपरहवा अभिलेख है कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध के मृत्यु और अंत्येष्टि के बारे में क्या है, यहां से जानकारी मिल रही है। और एक टाइप का कलश है जिसमें क्या है, महात्मा बुद्ध की अस्थियां रखी हुई हैं, और उस कलश में चारों तरफ कुछ क्या है, लिखा हुआ है महात्मा बुद्ध के बारे में। तो कहीं ना कहीं यह भी क्या है, अभिलेख है। और यह भारत का क्या है, प्राचीनतम अभिलेख है पिपरहवा अभिलेख, जो महात्मा बुद्ध के निर्वाण से संबंधित जानकारी दे रहा है, जहां महात्मा बुद्ध की क्या है, अस्थियां रखी हुई हैं। फिर हम देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट अभिलेख आता है, जो नेक्स्ट अभिलेख आएगा वो आएगा हमारा सोहगौरा का अभिलेख, सोहगौरा का अभिलेख, सोहगौरा का अभिलेख। और यह जो अभिलेख है वो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख है। यानी जो सोहगौरा का अभिलेख है यह चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख है। यह जो चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख है इससे हमें क्या जानकारी मिल रही है, तो आप देखेंगे उस समय जो सोहगौरा का अभिलेख है यह दुर्भिक्ष के बारे में जानकारी दे रहा है। यह दुर्भिक्ष के बारे में जानकारी दे रहा है, यानी अकाल के बारे में यह जानकारी दे रहा है।
यानी जो सोहगोरा का अभिलेख है यह बता रहा है कि मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के समय भयानक 12 वर्ष का क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। और उस अकाल में कहीं ना कहीं जो चंद्रगुप्त मौर्य है अपनी प्रजा के लिए क्या है, अन्न का वितरण कर रहे हैं, अनाज का वितरण कर रहे हैं, यानी प्रजा में यह क्या कर रहे हैं, राहत पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो यह जो सोहगोरा अभिलेख है यह हमें मौर्य वंश की क्या है, जानकारी दे रहा है। यह क्या है, मौर्य वंश के विषय में हमें जानकारी दे रहा है, मौर्य वंश के विषय में जानकारी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें एंशियंट हिस्ट्री में समझने के लिए सोहगोरा अभिलेख हमें क्या है, हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा है। फिर हम आगे देख लेते हैं, सोहगोरा अभिलेख के बाद हम देख लेते हैं फिर दोस्तों हम देख लेते हैं मंदसौर अभिलेख, या फिर हम आगे स्कंदगुप्त का जूनागढ़ यानी भीतरी एवं जूनागढ़ भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से हम जानकारी देख लेते हैं कि यह किससे मिले, यह किसका अभिलेख है, यह स्कंदगुप्त का अभिलेख है, स्कंदगुप्त का अभिलेख है। यह गुप्त शासक स्कंदगुप्त का अभिलेख है। और यह जानकारी क्या दे रहा है, यह हमें एक तो क्या है, गुप्त काल के बारे में जानकारी दे रहा है, गुप्त काल की जानकारी दे रहा है। दूसरी यह जो जानकारी दे रहा है यह हूणों के आक्रमण की जानकारी दे रहा है, यह हूणों के आक्रमण एवं स्कंदगुप्त के विजय की जानकारी दे रहा है। यानी किसकी जानकारी दे रहा है, यानी हूणों को पराजित किसने किया था, स्कंदगुप्त ने किया था। तो कहीं ना कहीं जो भीतरी एवं जूनागढ़ जो अभिलेख है वो किसका है, स्कंदगुप्त का है। और यह जानकारी गुप्त काल की जानकारी दे रहा है और यह बता रहा है कि उस समय हूणों का आक्रमण हो रहा है भारत पर, और कहीं ना कहीं इस समय स्कंदगुप्त जो गुप्तों के जो क्या है शासक हैं वो है क्या है, हूणों को क्या है पराजित कर रहे हैं। तो यह सब जानकारी कहां से दे रहा है, हमें भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से मिल रही जानकारी। फिर हम देख लेते हैं कि यहीं पर देखेंगे आप कि एरण में गरुड़ स्तंभ लेख आपको देखने को मिल रहा है, गरुड़ स्तंभ लेख आपको देखने को मिल रहा है, स्तंभ लेख देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि जो स्तंभ लेख और शिलालेख में अंतर क्या है, यानी शिलालेख और स्तंभ लेख। आप देखेंगे दोस्तों कि जो शिलालेख है यह एक टाइप का, इस टाइप का एक लंबा एक पिलर सा होता है और इस पे कुछ ऐसा ऐसा लिखा होता है, ऐसा ऐसा, सॉरी शिलालेख। तो आप देखें कि यह एक प्रकार की पत्थर की ऐसी एक लंबी सी शिला होती है और इसमें कुछ राजा की उपलब्धियां या प्रजा के हित संबंधी क्या है, कार्यों का वर्णन दिया होता है, या शासन प्रशासन के बारे में कुछ कानून बनाए जाते हैं जो प्रजा को अवगत कराने के लिए यह एक पत्थर की शिला पर क्या है अंकित करा दिए जाते हैं और किसी विशेष स्थान पर क्या है ये लगवा दिए जाते हैं। तो यह क्या है, शिलालेख है। स्तंभ लेख क्या है, मान लो स्तंभ लेख एक कोई ऐसा एक पिलर टाइप की एक शिला है लंबी सी और उस पर भी क्या है यह सब जानकारी दी रही है। तो यह सब क्या है, यह एक स्तंभ के समान है, यानी एक पिलर के समान दिख रहा है, इसलिए यह क्या है, स्तंभ लेख है। तो यह शिलालेख और स्तंभ लेख के बारे में हमने यहां देख लिया कि इसे शिलालेख कहेंगे, इसे स्तंभ लेख कहेंगे। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं गरुड़ स्तंभ लेख। दोस्तों हम देखेंगे कि जो गरुड़ स्तंभ लेख है यह हेलियोडोरस का है, हेलियोडोरस का है। और यह हेलियोडोरस है वो यूनानी राजा का क्या है, राजदूत है। यह यूनानी राजा का क्या है, एक राजदूत है, भेजा गया राजदूत है। और यह जो हेलियोडोरस के द्वारा जो रचित जो गरुड़ स्तंभ लेख है यह भागवत धर्म के बारे में, भागवत धर्म के बारे में क्या है जानकारी दे रहा है। किसके बारे में देना है, यानी भागवत धर्म के बारे में जानकारी दे रहा है। तो गरुड़ स्तंभ लेख से हमें भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिल रही है। फिर हम देख लेते हैं कि जो यशो बर्मन का जो मालवा अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख है, जो
जो मालवा मंदसौर अभिलेख है, सॉरी जो मंदसौर अभिलेख है, यानी जो मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिल रही है? तो आप देखेंगे कि जो मंदसौर अभिलेख है यह यशोवर्मन के का अभिलेख है। यह किसका अभिलेख है? यशोवर्मन का अभिलेख है। यह यशोवर्मन का अभिलेख है। और इस अभिलेख से हमें जानकारी क्या मिल रही है? यह उस समय के व्यापार एवं रेशम बुनकरों की जानकारी दे रहा है। रेशम बुनकर की क्या दे रहा है? जानकारी दे रहा है। तो हमें मंदसौर अभिलेख से यह जानकारी मिल रही है, उस समय के व्यापार के बारे में जानकारी मिल रही है, और जो कहीं ना कहीं जो रेशम बुनकर जो व्यापारी हैं उनके बारे में भी जो जानकारी दे रहा है कौन दे रहा है? मंदसौर अभिलेख दे रहा है। फिर हम देख लेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख देख लेते हैं। तो यह क्या है? खारवेल का अभिलेख है। खारवेल का अभिलेख है। यह क्या है? खारवेल का अभिलेख है। और इससे हमें क्या जानकारी मिल रही है? तो आप देखेंगे यह क्या है? पहला तिथि रहित अभिलेख है। यह क्या है? तिथि रहित अभिलेख है। तिथि रहित अभिलेख है। पहली जानकारी तो हमें यह समझ में आ रही है कि यह क्या है? तिथि रहित अभिलेख है। दूसरी जानकारी हम देख लेते हैं कि जो खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है यह भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम हमें कहां देखने को मिल रहा है? तो हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में जो कलिंग राजा खारवेल का क्या अभिलेख है, जिससे यह पहला बात तो क्या है? यह तिथि रहित अभिलेख है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह क्या है कि पहली बार हमें कहीं किसी अभिलेख में भारतवर्ष का क्या है? जिक्र देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो आप आंसर कर देंगे सर हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। फिर दोस्तों हम देख लेते हैं, फिर हम आगे और अभिलेखों का अध्ययन देख लेते हैं। फिर हम देख लेते हैं प्रयाग प्रशस्ति। जैसे कि दोस्तों हमने बता दिया कि इसमें प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति यह क्या है? समुद्रगुप्त का है, जो हरिसेन के द्वारा है। अब जो समुद्रगुप्त का अभिलेख है इसमें क्या है? समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। उपलब्धियों के बारे में बताया गया है, यानी विजय के बारे में बताया गया है। विजय अभियान के बारे में बताया गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति से हमें यह जानकारी मिल रही। फिर हम देख लेते हैं दोस्तों ऐहोल अभिलेख के बारे में हम बात कर लेते हैं। ऐहोल अभिलेख के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ऐहोल अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिल रही है। तो दोस्तों जो ऐहोल अभिलेख है यह पुलकेशन द्वितीय का अभिलेख है। यह पुलकेशन द्वितीय का अभिलेख है। किसका अभिलेख है? यह पुलकेशन द्वितीय का अभिलेख है। इससे जानकारी क्या मिल रही है? तो इससे जानकारी हमें क्या मिल रही है? इसमें हर्षवर्धन एवं पुलकेशन द्वितीय के युद्ध के बारे में जानकारी मिल रही है। युद्ध के बारे में जानकारी मिल रही है जो नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया। जो नर्मदा नदी के क्या है? तट पर लड़ा गया। यानी हर्षवर्धन जो कन्नौज का शासक है, जिसका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी के बीच क्या है? यह शासन कर रहा है। और उस समय उत्तर भारत का यह क्या है? कन्नौज एक महत्वपूर्ण शहर है, यह महत्वपूर्ण क्या है? साम्राज्य है। तो कहीं ना कहीं जो हर्षवर्धन है वहां शासन कर रहा है, लेकिन दक्षिण का एक शासक है क्या है? पुलकेशन द्वितीय। तो कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र को लेकर विवाद हो जाता है और उनमें क्या होता है? युद्ध होता है। और यह युद्ध कहां होता है? नर्मदा नदी के तट पर होता है। और जैसे ही युद्ध होता है नर्मदा नदी के तट पर, तो जो निर्णायक पक्ष होता है वह हर्षवर्धन उसमें क्या होता है? पराजित होता है। और पुलकेशन जो द्वितीय है वो क्या होता है? विजय घोषित होता है। और इसी युद्ध में हर्षवर्धन क्या है? मारा जाता है। तो ये ऐहोल जो अभिलेख है
उससे हमें क्या है, हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के युद्ध के बारे में भी जानकारी मिल रही है। तो एहोल अभिलेख से हमें यह जानकारी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जब हम अभिलेखों के बारे में बात करते हैं तो उस समय के हमें सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, इन सब की जानकारी हमें इन अभिलेखों से क्या है, मिल रही है। फिर वहीं हम अशोक के अभिलेखों के बारे में बात कर लेते हैं। वहीं हम जब अशोक के अभिलेखों के बारे में बात करेंगे, अशोक के अभिलेखों के बारे में देखें तो जो अशोक अभिलेख जारी करता है वो क्या करता है, प्रजा के हित और उत्थान के लिए अभिलेख जारी करता है, अपनी राजाज्ञा दे रहा है, अपने अधिकारी कर्मचारियों को बौद्ध धर्म के क्या है, प्रचार के लिए उन्हें आज्ञाएं दे रहा है, उन्हें निर्देशित कर रहा है। तो यहाँ क्या है, अशोक की जो शिलालेख हैं, जो स्तंभ लेख हैं, यहाँ इनसे भी हमें क्या, उस समय के मौर्य वंश की जानकारी मिल रही है, धार्मिक उनकी जानकारी मिल रही है, धर्म के प्रति अशोक क्या क्या कर रहा है, प्रजा के लिए क्या क्या कर रहा है, क्या क्या उपदेश दे रहा है, इन सब की जानकारी हमें कहां से मिल रही है, अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख से मिल रही है। तो अभिलेखों से दोस्तों हमें एंशियंट हिस्ट्री को समझने में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया, हमारे अभिलेख हो गए। अब दोस्तों हम देख लेते हैं दोस्तों, जब हम मौर्य वंश पढ़ेंगे तो वहां पर हमें क्या, अशोक को काफी डिटेल से पढ़ना है। तो वहां पर हम क्या है, अशोक के जितनी भी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है हम काफी डिटेल से यहाँ कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हमने मोटा मोटा अशोक के बारे में क्या है, डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों यहां पर हमने क्या है, अभिलेखों के बारे में हमने क्या है, डिस्कस कर लिया। दोस्तों अभिलेख भी क्या है, कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमने बताया था, एक तो राजाज्ञा प्रकार के हैं, है ना, फिर प्रशस्ति अभिलेख हैं, और क्या है, दान पत्र अभिलेख है। लेकिन आप देखें कि जो अभिलेख हैं वो अभिलेख भी हैं, स्तंभ लेख भी हैं, एक मिनट दोस्तों, तो जो अभिलेख हैं वो कहीं ना कहीं, जो अभिलेख हैं मूर्तियों पर भी लिखे गए हैं, यानी वो मूर्ति लेख अभिलेख हैं। जैसे आप देखेंगे कि तोरमण का अभिलेख है, जो तोरमण का जो अभिलेख है कहीं ना कहीं बारह की प्रतिमा में, बारह प्रतिमा पर लिखा गया अभिलेख है, यानी बारह प्रतिमा पर लिखा लेख। यह कहां से मिल रहा है, एरन से मिल रहा है। तो तोरमाड़ का क्या है, मूर्ति अभिलेख है, जो 12 की प्रतिमा है, और उसके पीछे कुछ क्या है, तोरमाड़ की कुछ लिखा हुआ है तोरमाड़ के बारे में। तो यह क्या है, मूर्ति अभिलेख है। कुछ हमें गुहा लेख भी मिल जाएंगे, यानी जो गुफाएं हैं उनमें क्या है, कुछ ऐसी ऐसी कुछ लिखी हुए हैं जो भी उपलब्धि हैं, जिसके लिए गुफाएं दान दी गई हैं। जैसे आप देखेंगे अशोक भिक्षुओं के लिए कुछ गुफाएं निर्माण कराया, जैसे सुदामा, कर्ण, चौपाड़, विश्व झोपड़ी, ये क्या है, गुफाएं हैं। तो गुफाओं में क्या है, अभिलेख हम देखने को मिल रहे हैं। तो अभिलेखों से हमें क्या है, बहुत सारी जानकारी देखने को मिल रही है। अब देखते हैं दोस्तों मुद्राएं। दोस्तों मुद्राएं भारत को, यानी भारत के इतिहास को समझने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान क्या करते हैं, यहां पर दे रही हैं मुद्राएं। यानी किसी भी देश की जब हम अर्थव्यवस्था को समझते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं कि उसकी मुद्रा व्यवस्था को समझ लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम उस देश का इतिहास या उस देश की स्थिति हम आसानी से समझ सकते हैं। तो मुद्राओं का क्या है, अपना एक योगदान है। दोस्तों जब हम भारत में मुद्राओं की स्थिति देखें तो भारत में मुद्राओं का महत्वपूर्ण योगदान है। हम देख लेते हैं कि भारत में जो मुद्राएं हैं वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या है, चली गई हैं। यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या है, चली गई। और यह जो मुद्राएं हैं यह तिथि व लेख युक्त नहीं है। यानी इन मुद्राओं पर ना तो कोई तिथि अंकित है ना कोई लेख अंकित है, बल्कि यह जो मुद्रा हैं इन पर कुछ चिन्ह अंकित हैं, जैसे पर्वत की आकृति, पक्षी की आकृति,
कोई जानवर की आकृति, कोई जानवर की आकृति। फिर हम देख लेते हैं कोई ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृति, कोई मनुष्य की आकृति, मनुष्य की आकृति, वृक्ष की आकृति। तो इन सब की क्या है, मुद्राओं की यहां पर क्या है, चिन्ह देखने को मिल जाते हैं। यानी यहां पर लेख नहीं है, कोई तिथि अंकित नहीं है, केवल इन एक चिन्ह है, एक क्या है, प्रतीक टाइप की मुद्राएं यहां पर चल रही हैं। यानी जिस भी शासन के जो शाही चिन्ह होते हैं उन मुद्राओं पर क्या होते हैं, या अंकित होते हैं। यानी मान लो किसी शासक का कोई पर्वत, कोई चिन्ह है, यानी पर्वत है, वो पर्वत को विशेष मानते हैं, तो वो क्या करेंगे कि अपनी मुद्राओं पर क्या करेंगे, पर्वतों की क्या है, अपनी मुद्रा पर मोहर लगा देंगे। तो ऐसी मुद्राओं को क्या कहा जाता है, ऐसी मुद्राओं को जो तिथि और लेख रहित होती हैं, ऐसी मुद्राओं को आहत मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आहत मुद्राएं कहा जाता है, क्योंकि इन मुद्राओं पर कोई लेख नहीं है। इन मुद्राओं पर क्या है, कोई लेख हमें यहां देखने को नहीं मिल रहा है, केवल क्या है, कोई प्रतीक चिन्ह हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे पर्वत हैं, पक्षी हैं, कोई जानवर मिल गया, ज्यामिति मिल गया, मनुष्य मिल गया, वृक्ष मिल गया। अब हम आहत मुद्रा के बारे में यहां समझ लेते हैं कि आहत मुद्रा। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो आहत मुद्राएं हैं, जो आहत मुद्राएं हैं, आहत मुद्राएं, जो आहत मुद्रा है, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर कोई एक मुद्रा है, यहां पर क्या है, एक मुद्रा है, और यहां पर आप देखेंगे कोई एक प्रकार की एक ऐसी कोई शाही सील है। ये कोई शाही सील है। मान लो किसी एक शासक का क्या है, उसका जो प्रतीक चिन्ह है, कोई एक वृक्ष है, यानी पीपल का वृक्ष है, उसका क्या है, शाही चिन्ह है। अब उसको, उस शासक को जो शाही चिन्ह है, वो शाही चिन्ह वाली मुद्रा अपनी क्या है, साम्राज्य में क्या है, चलवाना है। तो वो क्या करेगा, यह जो सिक्का है, धातु का जो सिक्का है, इसको जो शाही जो सील है, इसको गर्म करेगा, इस सिक्के पे क्या है, छाप देगा, ऐसे ऐसे। तो एक प्रकार की क्या हो गई, यह एक शाही मुद्रा हो गई। यानी जो पीपल वृक्ष है उनका क्या है, शाही चिन्ह हो गया शासक का। तो जो ऐसी मुद्राओं को क्या कहा जाता है, ऐसी मुद्राओं को आहत मुद्राएं कहा जाता है। ऐसी मुद्राओं को क्या कहा जाता है, आहत मुद्राएं कहा जाता है। यानी कोई धातु का एक सिक्का लिया, उस पर क्या है, गर्म करके कोई शाही चिन्ह दाग दिया, तो ऐसी मुद्राओं को क्या कहा जाता है, आहत मुद्रा कहा जाता है। प्राचीन भारतीय मुद्राओं को आहत मुद्रा कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि तो पर सर, जब भारत में ये ऐसी मुद्राएं चलती थी, तो तिथि वाली मुद्राएं, तिथि और लेख वाली मुद्राओं का चलन कैसे हुआ और किसने करवाया। तो हम देख लेते हैं कि जो तिथि युक्त मुद्राएं, तिथि युक्त व लेख युक्त मुद्राएं, लेख युक्त मुद्राएं, तिथि व लेख युक्त मुद्राएं यूनानियों के द्वारा चलाई गई। किसके द्वारा चलाई गई दोस्तों, यूनानियों के द्वारा चलाई गई, यूनानियों के द्वारा। तो इनकी मुद्राओं पर क्या होता था, इनकी मुद्राओं पर एक तो मान लो कोई लेख होता था, या शासक का नाम दे दिया, कोई साम्राज्य के बारे में वो दे दिया, तो एक तो क्या है, लेख हो गया। फिर दूसरी मान लो कोई तिथि दे दी, यहां पर कोई ऐसे ऐसे कोई तिथि दे दी। तो इन मुद्राओं पर एक तो क्या है, शाही चिन्ह भी हमें देखने को मिल रहा है, कुछ लिखा हुआ भी हमें मिल रहा है, लेख भी मिल रहा है शासन के बारे में, और कोई यहां पर तिथि भी मिल रही है। तो जो तिथि और लेख युक्त जो मुद्राएं हैं वो यूनानियों के द्वारा चलाई गई। भारत में सबसे पहले लेख युक्त तो तिथि युक्त जो मुद्रा है वो यूनानियों के द्वारा चलाई गई। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा अगर हम मुद्राएं देखें, अगर हम सबसे ज्यादा मुद्राएं स्वर्ण मुद्रा, सबसे ज्यादा सोने की, सबसे ज्यादा शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाएंगी। तो हम देखेंगे यहां पर सबसे ज्यादा जो शुद्ध सोने की जो मुद्राएं हैं वो कुषाणों के द्वारा चलाई गई। यानी कुषाण काल में सबसे ज्यादा
सोने की शुद्ध मुद्राएं हमें देखने को मिल जाएंगी, यानी वहां मिलावटखोरी बहुत ही ना के बराबर। वहां पर जितना भी पूरा प्योर क्या है, गोल्ड की मुद्राएं वहां पर चल रही हैं। तो सबसे ज्यादा शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कहाँ जारी की गई, कुषाण काल में जारी की गई। और सबसे ज्यादा अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जो मुद्राएं हैं सोने, सबसे ज्यादा सोने की जो मुद्राएं हैं, सोने की जो मुद्राएं हैं, वो दोस्तों गुप्त काल में जारी की गई हैं। यानी गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने की मुद्राएं जारी की गई। लेकिन दोस्तों ये पूर्ण क्या है, पूर्णतः शुद्ध नहीं है, इनमें क्या है, मिलावट है। तो सबसे ज्यादा तो गुप्त काल में जारी हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध जो सोने की मुद्राएं हैं वो कहां हो रही हैं जारी, वह हो रही हैं कुषाण काल में। यहाँ सबसे ज्यादा सोने की सबसे ज्यादा स्वर्ण क्या है, सबसे ज्यादा शुद्ध स्वर्ण की क्या है, मुद्राएं जारी हो रही हैं। कहां हो रही हैं, कुषाण काल में जारी हो रही हैं। फिर हम देख लेते हैं कि आप देखेंगे फिर सातवाहन वंश में हमें कुछ मुद्राएं देखने को मिल जाएंगी। सातवाहन वंश में वहां हमें शीशे, कांसा, पोटीन, चांदी, सोना, इन सब की मुद्राएं हमें क्या मिल रही हैं, सातवाहन वंश में हमें देखने को मिल रही है। यानी सातवाहनों का जो शासक है वहां पर शासन में हमें क्या, शीशे, कांसे, पोटीन, चांदी, सोना, इन सब की मुद्राएं हमें देखने को मिल रही है। अब इन सब मुद्राओं का हम अध्ययन तो कर रहे हैं, लेकिन यह मुद्राओं से हमें जानकारी क्या मिल रही है, तो आप देखेंगे हमें इन मुद्राओं से प्राचीन भारत की भारतीय सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिल रही है। जैसे मान लो कि सबसे ज्यादा सोने की मुद्राएं किसी शासन काल में नहीं, तो वहां से क्या है, आर्थिक समृद्धि हम देख सकते हैं। आर्थिक समृद्धि के बारे में क्या है, देख सकते हैं। यानी आर्थिक समृद्धि के बारे में हम देख सकते हैं। किसी मुद्रा पर कोई धर्म से संबंधित रिलेटिव कोई देवी देवता क्या है, वहां पर उनकी आकृति मिल जाती है या उनके बारे में कुछ मिल जाता है, तो यह क्या है, वहां धर्म के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। वहां क्या है, हमें धर्म के बारे में जानकारी मिल रही, यानी हमें धर्म के बारे में जानकारी मिल रही। सबसे ज्यादा अगर किसी धातु की मुद्रा यानी सोने की मुद्रा मिल रही है, कुछ ही मुद्रा मिली, तो हमें आर्थिक स्थिति के बारे में वहां हमें जानकारी मिल रही है। और फिर हम देख लेते हैं अगर किसी मुद्रा पर धर्म के बारे में कुछ यानी देवी देवताओं के बारे में कुछ लिखा है, तो हमें क्या है, धर्म के बारे में जानकारी मिल रही है। ऐसे ही तो हमें जो मुद्राएं हैं वो भारतीय जीवन की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण की क्या हमें जानकारी दे रही है, जो बहुत ही क्या उस समय एंशियंट हिस्ट्री को क्या है हमें समझने में क्या है, बहुत हद तक क्या है, हेल्पफुल साबित हो रही हैं। तो प्राचीन मुद्राओं से यानी मुद्राओं से हमें क्या है, प्राचीन भारत को समझने में काफी हद तक क्या है, मदद मिल रही है। आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त की एक मुद्रा मिली है, समुद्रगुप्त की एक मुद्रा मिली है गुप्त काल की। तो आप देखेंगे उसमें समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए दिखाई दिए गए, यानी समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए दिखाई दिए गए हैं। यानी समुद्रगुप्त की एक मुद्रा मिली है, समुद्रगुप्त की एक मुद्रा मिली है और इस पर यह ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं और यहां पर क्या है, एक बीड़ा ऐसे पकड़े हुए हैं। तो समुद्रगुप्त की एक मुद्रा मिली है जिसमें वह क्या है, बीड़ा बजाती हुई दिखाई दिए गए हैं। बीड़ा बजाती हुई मुद्रा, बीड़ा बजाती हुई मुद्रा मिली है। तो इस मुद्रा से क्या अनुमान लगा है, इस मुद्रा से यह अनुमान लगा है कि जो समुद्रगुप्त है वो कहीं ना कहीं संगीत प्रेमी रहे होंगे, संगीत प्रेमी रहे होंगे। संगीत प्रेमी क्या है, संगीत प्रेमी रहे होंगे। आप देखेंगे किसी मुद्रा पर एक नाव का चिन्ह मिल रहा है, ऐसी कोई नाव है, ऐसी कोई नाव है, नाव का चिन्ह मिल रहा है। तो यहां से क्या जानकारी मिल रही है, यहां से हमें समुद्र विजय के बारे में जानकारी मिल रही है, समुद्र विजय के बारे में जानकारी मिल रही है, नौसेना के बारे में जानकारी मिल रही है। यानी उस शासक की नौसेना शक्ति क्या होगी, बहुत ही ज्यादा मजबूत होगी। तो हमें क्या है, मुद्राओं से यह जानकारी मिल रही है कि यानी उस शासक की, जैसे चोल में हम देख लेंगे तो क्या है, उनकी क्या है, नौसैनिक शक्ति बहुत ज्यादा मजबूत थी।
तो कहीं ना कहीं हमें मुद्राएं भी बता रही हैं उस समय के तात्कालिक जीवन, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समृद्धि के बारे में, इन सब की हमें क्या है, जानकारी मिल रही है। तो मुद्राओं का क्या है, अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। फिर हम देख लेते हैं दोस्तों, मुद्राओं के बाद हम देख लेते हैं स्मारक और भवन। फिर हम मुद्राओं के बाद देख लेते हैं दोस्तों स्मारक और भवन। स्मारक दोस्तों, जब हम स्मारक के बारे में बात कर रहे हैं तो जो पुरातत्व की खुदाई में, जो उत्खनन में जो नीचे दबे जो भवन मिले हैं, जो मंदिर मिले हैं, तो कहीं ना कहीं यह क्या है, उस तात्कालिक प्रशासनिक या राजा के बारे में कुछ बता रहे हैं। यह किसके बारे में, जैसे आप देखेंगे पाटलिपुत्र की खुदाई से, पाटलिपुत्र की खुदाई से हमें एक महत्वपूर्ण स्मारक मिला। यह हमें एक महत्वपूर्ण स्मारक मिला, और यह जो स्मारक है यह चंद्रगुप्त मौर्य का है। चंद्रगुप्त मौर्य का है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो स्मारक है वह लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, और यह लगभग 2 मंजिला स्मारक है, 2 मंजिला स्मारक। तो दोस्तों आप कल्पना कीजिए कि उस समय वास्तुकला यानी भवन निर्माण कला कितनी चरम पर है। यानी यहां पूरा लकड़ी का महल बना हमें देखने को मिल रहा है, वो भी क्या है, 2 मंजिला भवन हमें देखने को मिल रहा है। उस जमाने की बात कर रहे हैं हम, तो उस जमाने में भी क्या है, महत्वपूर्ण लकड़ी का भवन मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं किसका है, चंद्रगुप्त मौर्य का है, और जो लगभग 2 मंजिला है। तो हमें उत्खनन से क्या मिल रहे हैं, हमें महत्वपूर्ण भवन मिल रहे हैं। तो स्मारक कहीं ना कहीं हमें क्या है, जैसे ये स्मारक जो मिला यह क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी दे रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी दे रहा है। जो स्मारक मिला है पाटलिपुत्र की खुदाई से, यह चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी दे रहा है। फिर आप देख लेंगे जैसे वैशाली से, उदयन का क्या है, राजप्रसाद मिल रहा है, यानी राजप्रसाद यानी उदयन का भी महल मिल रहा है। और यह जो महल उदयन का मिल रहा है यह भी क्या है, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। तो स्मारक भी कहीं ना कहीं, और उस समय जैसे बहुत ही जैसा हमें, जैसे मान लो एक मंदिर मिलता है, जैसे आपने देखा होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है यह क्या हमें महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है, क्या है, यह हमें ब्राह्मण धर्म और गुप्त काल के बारे में यह विशेष महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। तो देवगढ़ का क्या दशावतार मंदिर हमें जानकारी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्मारक है, जो भवन, हमें चाहे मंदिर मिल रहे हो, चाहे हमें भवन मिल रहे हो खुदाई में, तो यह इन सब से हमें जानकारी क्या मिल रहे हैं, हमें उस समय के जो उस समय के जो शासक सम्राट हैं उनके बारे में यह जानकारी दे रहे हैं। मूर्ति कला, भवन कला, इन सब के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। आर्किटेक्ट के बारे में हमें क्या है, जानकारी दे रहे हैं। तो स्मारक से भी हमें क्या है, प्राचीन भारत को समझने में बहुत हद तक मदद मिल रही है, प्राचीन भारत को समझने में बहुत हद तक क्या दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं ये। तो प्राचीन जो स्मारक से हमें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है एंशियंट हिस्ट्री को समझने में। फिर दोस्तों हम देख लेते हैं कि चित्रकला के बारे में हम देख लेते हैं कि चित्रकला से हमें क्या जानकारी मिल रही है। तो चित्रकला से हम जानकारी देख लेते हैं कि उस समय चित्रकला कितनी विकसित अवस्था में थी। तो दोस्तों आप देख लेंगे कि गुप्त काल में देख लेंगे, गुप्त काल में आप देखेंगे कि जो अजंता की गुफा है उसमें देखेंगे आप, जो 16वां और जो 17वीं गुफा है वहां आप चित्रकारी देखें तो वहां पर देखेंगे कि मरणासन राजकुमारी, मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है, जो मरणासन राजकुमारी का चित्र है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, पेंटिंग है या चित्र है,
पेंटिंग है या चित्र है। यह उस समय की चित्रकला के बारे में क्या है, जानकारी दे रहा है कि उस समय चित्रकला कितनी विकसित अवस्था में थी। और जो मरणासन राजकुमारी है वहां पर कुछ बौद्ध धर्म के कुछ और भी मतलब चित्र बताए गए हैं, उनमें और भी कुछ दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं इन चित्रकला से भी हमें क्या उस समय के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिल रही है, धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं पुरातत्व संबंधी जो भी साक्ष्य यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं, यह सब डिस्कस क्या कर रहे हैं, यह क्या जानकारी दे रहे हैं, तो यह हमें उस समय के हमें सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, संस्कृति, कला, सभ्यता, इन सब की जानकारी हमें यह पुरातत्व से जो भी हमें ये खुदाइयों से ये सब चीजें मिल रही हैं, ये जो खोज से हमें मिल रही हैं, यह उन सब के बारे में अपने आप में क्या है, एक प्रमाणिक जानकारी दे रहे हैं। तो प्राचीन भारत के सोर्सों के बारे में दोस्तों हमने यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक हैं वो कवर कर लिए हैं। हमने साहित्यिक साक्ष्य भी कवर कर लिया है, हमने लौकिक साहित्य भी कवर कर लिया, हमने धार्मिक साहित्य भी कवर कर लिए, फिर हमने विदेशी यात्रियों के विवरण कर लिए हैं, और जो हमारा लास्ट चैप्टर जो रह गया था पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, वो भी हमने क्या है कवर कर लिए। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पर जो हमारा लेक्चर होगा दोस्तों, वो कम से कम 4 से 5 लेक्चर होंगे, 1-1 घंटे के होंगे, जहां पर हम सिंधु घाटी की सभ्यता पर अच्छे से अच्छा अपन क्या करेंगे, वहां पर एग्जाम की दृष्टि से क्या है कंटेंट वहां पर क्या है अपन यहां पर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके सारे के सारे क्या है एग्जाम वहां पर कवर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।